वेलकम बैक स्टूडेंट्स। क्लास 10th सोशल साइंस। आज हम नए चैप्टर को लेकर आए हैं जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद। ये आपके इतिहास का चैप्टर है, अध्याय नंबर 3। ठीक है, सभी विद्यार्थी ध्यान से सुने, किताब को अपने सामने खोल लें। ठीक है, तो पहले अध्याय में हमने यूरोप में राष्ट्रवाद के संबंध में देखा था कि यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के परिणाम स्वरूप किस किस तरह की घटनाएं घटी। ठीक है, तो हमने क्या क्या देखा था कि राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ था, यानी कि जो पूरा यूरोप था राजवंशों के अधीन था, वो पूरा यूरोप क्या है अलग अलग स्वतंत्र राष्ट्र राज्यों के रूप में उभर कर आया, जैसे जर्मनी, इटली, फ्रांस। ठीक है, इस तरह के कई सारे नए स्वतंत्र देश उभर कर आए। लोगों की समझ में बदलाव आया कि वे कौन हैं, उनकी पहचान क्या है। जैसे पहले वो अपने आप को भाषाई या जातीय रूप से अपने आप को पहचानते थे, अब उनमें क्या है, अपने आप को एक राष्ट्र के रूप में, एक राष्ट्र के सदस्य के रूप में पहचानने की जो प्रवृत्ति उभर के आई। नए प्रतीकों, नए सांस्कृतिक गीतों, चिन्हों ने क्या है, सीमाओं को बदल दिया। यानी कि पहले जो पूरा यूरोप क्या था, एक अलग अलग छोटे छोटे इलाकों में बस डिवाइड था। ठीक है, और बहुत सारे इलाके कई 4-5 राजवंशों के अधीन में होते थे। तो इन सांस्कृतिक पहचानों ने, गीतों ने, चिन्हों ने, प्रतीकों ने क्या है, पूरे यूरोप को क्या है, सीमाबद्ध किया, जिसकी प्रणति हम एक अलग अलग राष्ट्र राज्य के रूप में देखते हैं। क्योंकि राष्ट्र राज्यों का उदय भी क्या है, एक तरह से भाषाई, सांस्कृतिक, इन सब आधारों पर भी इनका गठन हुआ है। कि इटली अगर देश है तो इटली में बोलने वाले कि लोगों की भाषा क्या होगी, उनकी संस्कृति क्या होगी, जर्मनी की भाषा संस्कृति क्या होगी, फ्रांस की भाषा संस्कृति क्या है। तो भाषा या संस्कृति, गीत, चिन्ह, प्रतीकों के आधार पर क्या है, राष्ट्र राज्यों का एक तरह से विभाजन हुआ, सीमांकन हुआ। ठीक है, और कई सारे नए स्वतंत्र राज्य उभर कर आए। तो इसी क्रम में क्या है, हम अपने देश में भी देखें तो इसी प्रकार का राष्ट्रवाद की भावना हमारे देश में भी उभर कर आती है। ठीक है, क्योंकि हम भी क्या है, 1947 से पहले ब्रिटिश साम्राज्य के एक उपनिवेश के रूप में थे। ठीक है, हमारे यहाँ जो राष्ट्रवादी भावना जो है, उसकी जड़ें उपनिवेशवादी शासन व्यवस्था के विरुद्ध दिखाई देती हैं। यानी कि हमारे यहाँ जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ वह उपनिवेशवादी शासन व्यवस्था के विरुद्ध जो आंदोलन चला उसमें दिखाई देता है। और अब आप कहोगे उपनिवेशवाद क्या होता है। उपनिवेश एक ऐसा देश है जिस पर किसी दूसरे देश का आधिपत्य हो जाए और वह उस देश के प्राकृतिक संसाधनों व धन संपदा का दोहन करे, उसे वहां से निकालकर अपने देश में लेकर चला जाए। ठीक है, यानी कि एक तरह से अधिकार करने वाला देश जिस देश पर आधिपत्य जमाता है, वहां वह शासन व्यवस्था स्थापित करने के लिए नहीं करता, वहां के लोगों को प्रशासनिक सुविधा देने के लिए व्यवस्था नहीं करता, बल्कि वहाँ के धन संपदा, प्राकृतिक संसाधनों का एक तरह से शोषण करने के लिए एक देश दूसरे देश को जब अपने अधिकार में ले लेता है तो उस देश को उपनिवेश बोलते हैं। ठीक है, तो इसी प्रवृत्ति को क्या उपनिवेशवाद बोलते हैं। तो हम सब जानते हैं 18वीं-19वीं शताब्दी में क्या है, पूरा ब्रिटेन क्या है, एक तरह से उपनिवेशवादी शक्ति के रूप में विख्यात था पूरे विश्व में। और बहुत सारे देशों पर क्या है, एक तरह से ब्रिटेन साम्राज्य का आधिपत्य था। साउथ अफ्रीका, भारत, पूरे दक्षिण पूर्व एशिया के बहुत सारे देश, अफ्रीका के बहुत सारे देश, और यहाँ तक कि यूरोप, अमेरिका पर भी ब्रिटेन का ही एक तरह से, अमेरिका भी एक समय में 1776 से पहले क्या है, ब्रिटेन का उपनिवेश ही था। ठीक है, तो हमारे देश में जो राष्ट्रवाद की भावना है या राष्ट्रवाद के उदय की जो भावना है, वह उपनिवेशवादी सत्ता के विरोध जो आंदोलन चला उसमें दिखाई देती है। ठीक है, और ये भावना कैसे आई, जब उपनिवेशवादी शासन व्यवस्था के खिलाफ जब भारत का हर नागरिक, हर देशवासी संघर्ष के लिए खड़ा हुआ, तो उससे क्या है, उनमें आपसी एकता और साझे भाव की प्रवृत्ति जन्म ली। ठीक है, क्योंकि समस्या साझी थी, पीड़ा साझी थी, तो इसलिए इस संघर्ष को भी साझे रूप में करने की ही जो भावना थी वो उभर कर
आई और इसी साझे सहयोग के बल पर और साझे सहयोग और संघर्ष करने की जो भावना थी, इसी भावना ने क्या है भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन या राष्ट्रीय भावना को जन्म देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है, विभिन्न समूहों को क्या है आपस में जोड़ा इसी साझे भाव ने, इसी साझी समस्या ने, और इसी साझी समस्या ने क्या साझे संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया लोगों को, क्योंकि लोग जानते थे कि अकेले हम इस उपनिवेशवादी सत्ता से जीत नहीं सकते, तो हमें पूरे भारत को क्या एक होना पड़ेगा और एक होकर संघर्ष करना पड़ेगा। ठीक है, हालांकि इस संघर्ष और स्वराज का अर्थ अलग अलग समुदायों के लिए अलग अलग था, हम आगे बात करेंगे, लेकिन जो भी रहा हो, लेकिन सभी समुदायों ने, सभी वर्गों ने क्या है स्वराज के लिए और उपनिवेशवादी सत्ता के विरुद्ध या इन्हें उखाड़ फेंकने के लिए क्या है एक मंच पर आए और एक साथ संघर्ष किया, और इसी संघर्ष में क्या राष्ट्रवाद की भावना जनरेट हो रही है, उत्पन्न हो रही है। और इस भावना को क्या कांग्रेस ने, महात्मा गांधी ने और ऐसे न जाने बहुत सारे आंदोलनकारियों ने क्या है एक तरह से दिशा व दशा इनकी तय की, दिशा दी, नेतृत्व किया। ठीक है, और आगे चलकर हम क्या है देश आजादी की ओर बढ़ा। ठीक है, और एक विशाल आंदोलन खड़ा किया जिसको हम आज पढ़ेंगे, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, तो इस अध्याय में बेसिकली हम इसी संदर्भ में कि हमारे देश में राष्ट्रवाद की भावना कैसे उभर कर आई, बेसिकली 1915 के बाद गांधी जी का आगमन और गांधी जी ने किस तरह से पूरे देश को ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक कर दिया और संघर्ष के लिए प्रेरित किया। जहां पहले लोग भय और डर में रहते थे और कोई भी विरोध करने के हिम्मत नहीं जुटा पाता था ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ, और उसके पहले भी 1915 से आप पहले देखोगे तो कांग्रेस की स्थापना तो 1885 में हो गई थी, लेकिन इस कांग्रेस का भी रवैया क्या था, एक तरह से याचिका करके, बातचीत करके थोड़ा बहुत क्या है ब्रिटिश सरकार में क्या स्थान प्राप्त करना था, यानी कि भारतीयों को थोड़ा सा स्थान मिले, उनको भी विधायिका में, उनको भी कार्यपालिका में थोड़ा सा सीटें मिल सकें, और ये भावना याचिका के माध्यम से की जाती थी। लेकिन गांधी जी के आगमन के बाद एक तरह से जो ब्रिटिश सत्ता के प्रति विरोध की जो भावना थी, खुलकर विरोध करना, आंदोलन के माध्यम से विरोध करना, सीधे सीधे विरोध करने की जो भावना थी, वो गांधी जी के आगमन के पश्चात दिखाई देती है। और गांधी जी के नेतृत्व में भी जो कांग्रेस का जो रवैया पहले था, याचिका वाला, बातचीत करने की रवैया, या ब्रिटिश सरकार के अधीन रहकर कुछ स्थान प्राप्त करने की जो भावना थी, उसमें भी बदलाव आता है। अर्थात कांग्रेस पार्टी में भी एक तरह से बदलाव आता है और कांग्रेस पार्टी भी क्या है याचिका की रास्ता छोड़कर एक तरह से विरोध का रास्ता अपनाती है गांधी जी के नेतृत्व में। तो इसी पूरे कालखंड को, इसी घटनाक्रम को हम देखने का प्रयास करेंगे। तो आप देख रहे हो कि 1914 से 1918 के बीच क्या है पहला विश्व युद्ध होता है, और ये 4 साल 5 साल लगभग ये विश्व युद्ध चलता है। तो आखिर इसका क्या परिणाम भारत समाज पर, भारतीय समाज पर क्या पड़ता है? प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम अगर हम देखें तो युद्ध ने एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी। रक्षा व्यय में वृद्धि हुई और युद्ध के नाम पर टैक्स बढ़ाए गए और करों में तमाम वृद्धि की गई। सेना में क्या है सैनिकों को जबरन भर्ती किया गया, क्योंकि युद्ध लड़ने के लिए ब्रिटेन को सैनिक चाहिए थे, तो वो भारतीयों को ही सेना में जबरन भर्ती कर रहे थे। ठीक है, यानी टैक्स बढ़ाए गए, रक्षा व्यय में वृद्धि हुई और जबरन सैनिकों को के रूप में भारतीयों को भर्ती किया गया। सीमा शुल्क में वृद्धि की गई और आयकर एक नया टैक्स, इनकम टैक्स को क्या है रिड्यूस किया गया, मतलब कि शुरुआत की गई कि जिसके पास जितनी संपत्ति होगी उस हिसाब से वो टैक्स भरेगा। ठीक है, लगान कर तो देने ही देने हैं, प्लस इनकम टैक्स भी भरेगा। 1913 से 18 के बीच, 1913 से 1918 के बीच कीमत क्या है दुगनी हो गई, हर चीजों की कीमत दुगनी हो गई। 1918 और 21 के बीच कई जगह फसलों की खराबी हुई,
एक तरह से अकाल जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई, महामारी जैसी स्थिति उत्पन्न हुई। इसी में प्लेग नाम की एक बीमारी जो चूहों से होती है वो भी फैल गई पूरे भारत में। तो प्लेग की महामारी प्लस 18 से 21 के बीच में, 1918 से 1921 के बीच में क्या है, भीषण अकाल पड़ा, कृषि को नुकसान हुआ। तो इस वजह से क्या आप देखो पूरे भारतीय समाज में क्या एक तरह से, ठीक है। और जनगणना जब उस टाइम की गई 1921 के आसपास, तो मालूम चला कि 1.5 करोड़ के आसपास, लगभग 1 करोड़ 20 लाख की आबादी लगभग क्या है, काल के गाल में समा गई, मृत्यु हो गई। तो आपने देखा प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो भी समस्याएं उभर कर सामने आई, इन संकटों ने, इन समस्याओं ने क्या है, देशवासियों को क्या है, उपनिवेशवादी सत्ता अर्थात ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध साझे संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया। ठीक है। अब हम देखते हैं सत्याग्रह का क्या विचार है, सत्याग्रह का क्या मतलब है। ठीक है, क्योंकि गांधी जी का भी 1915 इसी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही गांधी जी का आगमन हो चुका है। जनवरी 1915 में गांधी जी का भारत में आगमन हुआ। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग किया था। वहाँ भी जो गोरी सरकार थी या नस्लभेदी सरकार थी, जो नस्ल भेद को प्रमोट करती थी, यानी काले गोरे जैसी एक तरह से भावना रखती थी, शासन प्रशासन में सिर्फ गोरों को वरीयता मिलती थी, कालों को एक तरह से दास की तरह जंजीरों में जकड़ के रखा जाता था, उनको किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं दिया जाता था। तो इसके विरुद्ध गांधी जी ने क्या है, सफलतापूर्वक क्या है, गोरी सरकार के विरुद्ध क्या है, आंदोलन किया, संघर्ष किया और सफलता भी प्राप्त की। ठीक है। उन्नीस 1913 में न्यू कैसल से ट्रांसवाल की तरफ गांधी जी एक जुलूस लेकर बढ़ रहे थे, गांधी जी नेतृत्व कर रहे थे। इसी जुलूस को लेकर गांधी जब आगे बढ़ रहे थे न्यू कैसल से ट्रांसवाल की तरफ, तो सरकार ने क्या है, गोरी सरकार ने गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया। तो गांधी जी जब गिरफ्तार हुए तो वहाँ उस समय के जो मजदूर थे, जो आंदोलन में मजदूर थे, वो एक तरह से भड़क गए और हजारों मजदूरों ने क्या है ना, अश्वेतों के अधिकार के लिए क्या है, इसी सत्याग्रह में शामिल हो गए। हजारों मजदूरों ने क्या है, यह मांग उठाई कि अश्वेतों को भी यानी कालों को भी पूरा अधिकार दिया जाए। ठीक है। और गांधी जी ने इसमें बहुत हद तक सफलता प्राप्त की। तो इस एक्सपेरिमेंट से गांधी जी को यह पता चल गया कि एक तरह से एक आंदोलन का नया तरीका मिला गांधी जी को, सत्याग्रह। अब तक आंदोलन आगजनी इस तरह से की जाती थी, ठीक है, लेकिन मौन रहकर भी सामने वाले को क्षति पहुंचाए बिना भी क्या है, आप अपनी मांगों को व्यक्त कर सकते हैं। अपने आत्मबल के माध्यम से हर समस्याओं को, हर संकटों को, हर दमनकारी शक्तियों को, ताकतों को सहते हुए भी क्या है, आप अपनी मांगों को रख सकते हैं और उसको मनवा सकते हैं। ठीक है। आखिरकार सत्याग्रह के विचार में है क्या, ये जानना बहुत जरूरी है। तो सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर बल दिया जाता है। गांधी जी कहते थे, यदि आपका संघर्ष सच्चा है और संघर्ष क्या है, अन्याय के खिलाफ है, तो आपको पीड़क से मुकाबला करने के लिए आपको किसी प्रकार की हिंसा करने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है। सत्याग्रही अहिंसा के सहारे भी क्या है, संघर्ष में सफल हो सकता है। इस प्रक्रिया में शत्रुओं के मन मस्तिष्क को अर्थात हृदय को झंझोरने की बात है, अर्थात हृदय परिवर्तन करने की बात होती है। ठीक है। पीड़क को आप हिंसा के बल पर
सत्य को स्वीकारने के बजाय आपको इस बात पर बल देना चाहिए कि पीड़क जो है, पीड़ा देने वाला जो है, वह स्वेच्छा से यह बात को माने कि हाँ वह क्या है, एक तरह से गलत कर रहा था और उसका जो कार्यवाही थी वो गलत थी, और वो खुद अपनी समझ से, स्वेच्छा से यह एक्सेप्ट कर ले, स्वीकार कर ले कि हाँ वो गलत था, और जो पीड़ित है उनको वह उस पीड़ा से मुक्त करे। अर्थात जो पीड़क है, पीड़ा देने वाला है, उसको आप विवश करके सच्चाई से अवगत मत कराइए, बल्कि पीड़क को खुद ही स्वेच्छा से यह एहसास हो जाए कि हाँ वो गलत था, उसकी कार्यवाही गलत थी, उसकी नीतियाँ गलत थीं, और वह अपने स्वेच्छा से क्या है, उन नीतियों को बदले और जो पीड़ित हैं उनको इसमें सहूलियत प्रदान करे। ठीक है, तो सत्याग्रह का यह मतलब है, सत्य की खोज और सत्य की शक्ति पर आग्रह। यानी अगर आपका सत्याग्रह यानी आपका संघर्ष सच्चा है और अन्याय के खिलाफ है, तो आपको हिंसा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको हृदय परिवर्तन करना चाहिए। ठीक है, गांधी जी का विश्वास था कि अहिंसा का यह संघर्ष भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है। ठीक है, और गांधी जी ये मानते थे कि हिंसा के स्थान पर जो अहिंसक रूप से किया गया जो संघर्ष है वही सच्चा होता है, और अगर आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है तो आपको किसी प्रकार की हिंसा की करने की आवश्यकता नहीं होगी। आप अहिंसक तरीके से आप पीड़क के हृदय को परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह की भावना सत्याग्रह में आती है। अगर प्रश्न आता है सत्याग्रह के विचार से आप क्या समझते हैं, तो आप यह बातें लिखेंगे। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद आंदोलन की तरफ। जब गांधी जी 1915 में आए तो उन्होंने कुछ आंदोलन किए। भारत आगमन के पश्चात 1917 के आसपास चंपारण का दौरा किया। ठीक है, 1916 से 17 के बीच में चंपारण का दौरा किया। चंपारण आपका बिहार में है, मैप वर्ग में भी आ सकता है। ठीक है, तो आप बिहार में चंपारण को दर्शाएंगे। ठीक है, बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष हेतु प्रेरित किया। ठीक है, अर्थात यहाँ 3 कठिया प्रथा चल रही थी। अर्थात अंग्रेज क्या थे, वह कहते थे आप अपनी खेत पर, किसानों कहते थे कि आप अपने खेत पर के लगभग 3/20 हिस्से पर नील की खेती करेंगे। ठीक है, 3/20 हिस्से पर, अपने खेत के 3/20 हिस्से पर नील की ही खेती कर सकते हैं। ठीक है, चूंकि ये नगदी फसल थी, इससे अंग्रेजों को काफ़ी मुनाफा होता था। लेकिन 1919 के आसपास, 1917 1916 के आसपास क्या नील की डिमांड कम हो गई थी। ठीक है, तो किसानों को जबरन नील तो पैदा करवा ही जाती थी, और चूंकि नील की डिमांड पूरे यूरोप में कम हो गई थी, तो अंग्रेज भी क्या है, उनसे, किसानों से नील क्या है, सही दाम पर नहीं लेते थे। तो इस तरह से किसानों को क्या, एक तरह से नील उगाना पड़ता था, प्लस उनको सही मूल्य नहीं मिल पाता था। और यही प्रथा जो थी 3 कठिया प्रथा कहलाती है, 3/20 हिस्से पर नील की खेती करना। ठीक है, और नील की खेती करने से किसानों को कोई फायदा नहीं होता था। किसानों की जमीन क्या है, खराब हो जाती थी, बंजर हो जाती थी, क्योंकि नील की खेती करने से क्या है, फिर अन्य फसलें जो सब्जियां हैं, तरकारी है, फसल है, फल फूल है, ये सब उगाना क्या है, एक तरह से संभव नहीं हो पाता था। और किसानों को नील की खेती के बदले में कोई मुनाफा नहीं मिलता था। अंग्रेज उससे औने पौने दाम में ही ले लेते थे। ठीक है, और अंग्रेज से जबरन ये नील की खेती करवाते थे। तो इसके खिलाफ क्या है, ये आंदोलन था। ठीक है, आप सभी नोट करते रहिएगा। Next page. अब हम बात करते हैं खेड़ा आंदोलन की। ठीक है,
1917 में 18 में गुजरात के खेड़ा स्थान पर गए किसानों की मदद के लिए। वहाँ पर क्या है कि फसल खराब हो चुकी थी और प्लेग महामारी फैल चुकी थी। जैसा हमने पहले भी बात की कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भी क्या किस तरह से प्लेग फैला था, तो वो इसी टाइम में 1918 के आसपास क्या है प्लेग फैल गया था, महामारी फैल गई थी और फसल खराब हो चुकी थी। तो इसके खिलाफ क्या है गांधी जी ने क्या है किसानों के प्रति क्या है किसानों की मांगों के लिए गांधी जी ने आंदोलन किया। किसानों की मांग थी कि वह लगान नहीं चुका सकते, लगान को चुकाने से क्या मुक्त किया जाए। तो उसके खिलाफ गांधी जी ने आंदोलन किया था और सफलता भी प्राप्त की। 1918 में ही अहमदाबाद गांधी जी गुजरात फिर जाते हैं, जहां सूती कपड़ा कंपनी में काम करने वाले मजदूरों के प्रति यह आंदोलन गांधी जी करते हैं। मजदूरों का मांग था कि उनको सही वेतन मिले और जो कार्यस्थल पर जो उनकी परिस्थितियां हैं, यानी कि बेहतर माहौल मिले काम करने के लिए कार्यस्थल पर, यानी उनसे एक गंदी अवस्था में काम ना कराया जाए, बेहतर अवस्था में काम कराया जाए और एक काम की एक सीमा हो, निश्चित समय हो कि इतने घंटे के लिए ही काम कराया जाए और एक बेहतर वेतन मिल सके। इसके लिए क्या है गांधी जी ने आंदोलन किया और सफलता भी प्राप्त की। अब देखते हैं सत्याग्रह पर महात्मा गांधी के विचार क्या थे। ठीक है, कुछ सुन लेते हैं। गांधी जी कहते थे निष्क्रिय प्रतिरोध दुर्बलों का हथियार है, अर्थात जो हिंसा करते हैं, जो हिंसा के माध्यम से आंदोलन करते हैं, वह निष्क्रिय प्रतिरोध है और यह दुर्बलों का हथियार है। जब दुर्बलों के पास आत्मबल की कमी होती है, जब वो आत्मबल की कमी होती है, हौसले की कमी होती है, भरोसे की कमी होती है, आंतरिक हिम्मत जब नहीं होती है, तब इंसान हथियार उठाता है। अर्थात जो हथियार उठाकर जो आंदोलन कर रहा है वह दुर्बल है और निष्क्रिय प्रतिरोध क्या है दुर्बल का ही एक तरह से हथियार है। अर्थात हिंसक प्रतिरोध क्या है एक तरह से निष्क्रिय प्रतिरोध है। ठीक है, निष्क्रिय प्रतिरोध दुर्बलों का हथियार है, मगर सत्याग्रह केवल ताकतवर लोग ही इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, सत्याग्रह करने के लिए सघन सक्रियता चाहिए। ठीक है, सत्याग्रह करने के लिए सघन सक्रियता चाहिए। सत्याग्रह शारीरिक बल नहीं है, यह अपने शत्रुओं को कष्ट नहीं पहुंचाता, बल्कि और इसमें किसी प्रकार की कोई दुर्भावना की भी जगह नहीं होती, अर्थात शत्रुओं के प्रति किसी प्रकार की दुर्भावना भी नहीं होती। ठीक है, यह शुद्ध आत्मबल है, सत्य ही आत्मा का आधार है। ठीक है, सत्य ही आत्मा का आधार है। ठीक है, आत्मा ज्ञान से हमेशा लैस होती है, यानी ज्ञान का वास होता है आत्मा में। इस स्थिति में आत्मा में क्या है प्रेम की लव जलती है, यानी कि प्रेम की अलख जलती है। अहिंसा सर्वोच्च धर्म है। ठीक है, अर्थात आप देख रहे हो सत्याग्रह क्या है, एक ऐसा आंदोलन है जिसमें आप शत्रुओं को न किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाएंगे, न ही शत्रु के प्रति किसी प्रकार की दुर्भावना रखेंगे, क्योंकि सत्याग्रह आत्मबल पर आधारित है और आत्मा में हमेशा प्रेम और ज्ञान का वास होता है। अर्थात आप अपने शत्रुओं को अपने प्रेम और ज्ञान और अन्याय के खिलाफ जो आपका सत्य के प्रति जो खोज है, आग्रह है या सत्य की शक्ति है, उससे क्या है आप अपने शत्रु या जो भी पीड़क है उसके हृदय को झंझोरेंगे और उसके हृदय को परिवर्तित करने का प्रयास करेंगे। आप उसे किसी प्रकार नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, आप उसे यह बताएंगे कि आप जो कर रहे हो वो हमारे लिए नुकसानदेह है, अतः आप ऐसा ना करें। इसके लिए आप उन्हें उसके हृदय को परिवर्तित करेंगे। ठीक है, तो यह गांधी जी का सत्याग्रह पर एक तरह से विचार है। ठीक है,
हिंद स्वराज में गांधी जी ने अपने इस विचार को व्यक्त किया है। 1909 में यह पुस्तक लिखी गई थी। ठीक है, अब आते हैं रॉलेट एक्ट। इसमें देखते हैं 1919 में रॉलेट एक्ट पास हुआ था और इस रॉलेट एक्ट के खिलाफ क्या है, गांधी जी ने एक व्यापक आंदोलन चलाने का एक तरह से आह्वान किया और भारी विरोध के बावजूद भी क्या है, इस कानून को क्या है, एक तरह से लेजिस्लेटिव काउंसिल ने क्या है, पास कर दिया था। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने इस कानून को पारित कर दिया था। अब आप पूछोगे इस कानून में क्या था। इस कानून के तहत राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक जेल में रखने का अधिकार सरकार को मिल गया था। अर्थात सरकार इस कानून के तहत बिना अपील, बिना दलील, ठीक है, किसी को भी गिरफ्तार कर सकती थी और 2 साल तक जेल में रख सकती थी और उस दौरान उस पर किसी प्रकार का उसको ना अपील करने की कोई अधिकार था, ना उसके संबंध में कोई दलील दी जाएगी, कुछ नहीं। यानी कि 2 साल तक आपको बिना कारण बताओ आपको क्या उठाकर जेल में डाला जा सकता है और 2 साल तक आपको कोई अधिकार नहीं होगा कि आप अपने पक्ष को अदालत में रख सकें। और यह इसलिए कानून ले लाया गया था ताकि राजनीतिक गतिविधियों को, जो राजनीतिक आंदोलन हो रहे थे, उनको कुचला जा सके। ठीक है, ठीक। इस कानून के विरोध में गांधी जी द्वारा 6 अप्रैल से जुलूस व रैली चलाने का आह्वान किया गया। रेलवे वर्कशॉप में कामगारों ने हड़ताल कर दी। रेलवे, टेलीग्राफ जैसी व्यवस्थाएं क्या हैं, ठप कर दी गई। तो इस सब गतिविधियों में क्या है, अंग्रेजों ने क्या है, एक तरह से दमनकारी गतिविधियां चलाई। अमृतसर में गांधी जी को गिरफ्तार किया गया, बहुत सारे नेताओं को गिरफ्तार कर दिया गया। गांधी जी को भी क्या है, दिल्ली में प्रवेश करने से एक तरह से रोक दिया गया कि गांधी जी दिल्ली नहीं जा सकते और कई सारे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, 10 अप्रैल को ही, 6 अप्रैल से चूँकि आंदोलन शुरू हुआ था और 10 अप्रैल को ही क्या है, अमृतसर में एक जुलूस पर क्या है, अंग्रेजों द्वारा गोली चला दी गई और इसके बाद क्या है, मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। मार्शल लॉ में ये होता है कि अगर कोई भी आंदोलन करता हुआ पाया जाएगा तो उसको क्या है, पुलिस क्या है, गोली मार सकती है। ठीक है, पहले से एक तरह से वो कर दिया जाता है, इत्तला कर दिया जाता है कि कोई भी सड़क पर निकलेगा तो गोली मार, जैसे कर्फ्यू होता है, इस तरह की चीज़ें कि कोई भी अगर इसके बावजूद भी बाहर निकला तो उसको पकड़ के जेल में डाल दिया जाएगा या गोली मार दी जाएगी। तो इस तरह का मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। ठीक है, अब हम देखते हैं इसी में जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या है, होता है इसी परिप्रेक्ष्य में। ठीक, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में एक जलियांवाला बाग है जहां मेला लगा हुआ था। चूंकि आप जानते हैं अप्रैल का महीना है, नए साल शुरू हो रहा है हिंदी कैलेंडर के हिसाब से, बसंत का समय होता है, तो जलियांवाला बाग में क्या है, मेला लगा हुआ था। ठीक है, और सारे गांव वाले यहाँ जमा हुए थे। गांव वालों को पता नहीं था कि मार्शल लॉ लागू है, क्योंकि 3 दिन पहले ही लागू हुआ था, तो उस समय कोई ऐसी मीडिया वगैरह तो थी नहीं जिससे लोगों को पता चल जाए। तो अधिकांश लोगों को पता नहीं था, लोग मेले में जुटे। ठीक है, और जनरल डायर ने क्या है, इसी जलियांवाला बाग में जब वहाँ लोग जुटे और वहाँ कुछ आंदोलनकारी भी जुटे मीटिंग करने के लिए, तो जनरल डायर को यह बात मालूम चल गई और जनरल डायर वहाँ पहुँचा और एक ही गेट था जलियांवाला बाग से बाहर निकलने का, वो भी बहुत सकरा था, तो उस गेट को बंद कर दिया और गोली चलाने का आदेश दे दिया। इसमें हजारों लोग मारे गए और माना जाता है वहाँ एक कुआं था
लोग कुएं में अपनी जान बचाने के लिए कूद गए और पूरा कुआं क्या है लाशों से ऊपर तक पट गया था। यानी लोग एक दूसरे पे कूदते चले गए और दब के लोग मर गए। पूरा ऊपर तक कुआं क्या लाशों से भर गया था, क्योंकि बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। जब जनरल डायर से पूछा गया कि आपने इतना भीषण नृशंसकारी गतिविधि क्यों की, इस तरह का कदम क्यों उठाया, तो उसने यह बताया कि वह सत्याग्रहियों के मन में दहशत और विस्मय का भाव पैदा करना चाहता था और एक नैतिक प्रभाव उत्पन्न करना चाहता था कि अगर आप ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ आंदोलन करोगे तो आपके साथ ऐसा बर्ताव किया जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे यह खबर फैलने लगी वैसे वैसे क्या है, लोग क्या है सड़क पर उतरने लगे, सरकारी इमारतों पर हमले वगैरह होने लगे। ठीक है, सरकार ने क्रूरता से इस पूरे गतिविधियों का दमन किया गया। सत्याग्रहियों को पकड़ पकड़ के जेल में डाल दिया गया, उनको ज़मीन पर रगड़ कर नाक रगड़ने के लिए कहा गया, घसीट के चलने के लिए कहा गया, और जो बाबू लोग थे उनको सलाम ठोकने के लिए बोला गया। तो इस तरह से बेइज्जती किया गया ताकि ये दोबारा, ठीक है, इस तरह से अपमानजनक सजा। ठीक है, और यहाँ तक कि पंजाब के गुजरावाला गांव में क्या है बम तक बरसाए गए, क्योंकि आंदोलन इतना भीषण हो गया था कि बम तक बरसाए गए। यह सब देख कर के अंततः गांधी जी ने क्या है सत्याग्रह वापस ले लिया। ठीक है, क्योंकि आंदोलन हिंसक हो चुका था और दमनकारी प्रवृत्ति अंग्रेजों की इतनी हो चुकी थी कि गांधी जी को आंदोलन वापस लेना पड़ा। यह आंदोलन तो काफ़ी बड़ा था, मगर यह आंदोलन मुख्य रूप से शहरों और कस्बों तक ही यह फैला हुआ था। गांधी जी चाहते थे कि उन्हें क्या है एक व्यापक आंदोलन करने की आवश्यकता है, और इस आंदोलन में सिर्फ शहर या कस्बे के लोग ही नहीं बल्कि पूरा समूचा देश क्या है इस आंदोलन में भागीदार हो सके और आंदोलन जन आंदोलन के रूप में हो सके। ठीक है, इसके लिए उनको एक मौका मिल गया 1919 में ही, जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था तो वर्साय की संधि हुई थी। तो उसमें क्या है जो ऑटोमन साम्राज्य था तुर्क के समय में पूरे जो मध्य पूर्व का जो देश है, तुर्क के आसपास का जो सारे देश है, वहाँ पूरा ऑटोमन साम्राज्य मुसलमानों का एक साम्राज्य था, और उस मुस्लिम धर्म का जो धर्मगुरु था उसको खलीफा बोलते थे। तो ऑटोमन साम्राज्य क्या है प्रथम विश्व युद्ध में हार गया था, और वर्साय की संधि पर यह था कि खलीफा की शक्तियों को खत्म कर दिया जाएगा और खलीफा के पद को भी समाप्त कर दिया जाएगा। तो इससे क्या है मुस्लिम भड़क गए, क्योंकि खलीफा एक तरह से मुस्लिम धर्म का एक तरह से आध्यात्मिक गुरु थे। तो गांधी जी ने क्या है अपने आंदोलन को व्यापक बनाने के लिए उन्होंने सोचा कि अगर मुसलमानों को हम साथ ले लें तो आंदोलन ज़्यादा व्यापक हो सकता है। अतः उन्होंने क्या हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया और आंदोलन को व्यापक करने का प्रयास किया। ठीक है, तो इसी में हम देखेंगे खिलाफत आंदोलन। ठीक है, तो खिलाफत आंदोलन क्या मतलब है। पहले विश्व युद्ध में तुर्की के हार अर्थात ऑटोमन साम्राज्य की हार हो गई थी, अर्थात जो इस्लामिक जगत के जो धर्म गुरु हैं खलीफा, ठीक है, जिसको ऑटोमन साम्राज्य का मुखिया भी माना जाता है, उसके ऊपर क्या है वर्साय की संधि के द्वारा बहुत सख्त संधि थोपी जानी थी। ठीक है, क्योंकि ये लोग जर्मनी के साथ थे, यानी जो जर्मनी हार गया था, तो खलीफा की ही शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 में क्या है बंबई में खिलाफत समिति का गठन किया गया। मार्च 1919 में बंबई में खिलाफत समिति का गठन किया गया। प्रश्न आ सकता है, ठीक है, खिलाफत समिति का गठन कहाँ और कब किया गया। बंबई में मार्च 1919 में। ठीक है, और क्यों किया गया, ताकि खिलाफत जो खलीफा उसकी शक्तियों को बचाने के लिए, जो खलीफा की शक्ति को छीना जा रहा था, खलीफा के पद को समाप्त करने की बात चल रही थी और बहुत सख्त संधि थोपी जानी थी। तो इसी के खिलाफ क्या है शक्ति को बचाने के लिए खलीफा की मार्च 1919 में बंबई में क्या है खिलाफत समिति का गठन किया गया और तुरंत कार्यवाही करने की बात की गई, आंदोलन करने की बात की गई। शौकत अली और मोहम्मद अली दो प्रमुख नेता थे, गांधी जी के साथ मिलकर विचार विमर्श किया
कि किस कैसे इसके खिलाफ क्या है आंदोलन किया जाए। ठीक है, शौकत अली और मोहम्मद अली, ठीक है, प्रमुख नेता। क्वेश्चन आ सकता है खिलाफत आंदोलन से संबंधित दो प्रमुख मुस्लिम नेता कौन थे? शौकत अली और मोहम्मद अली। ठीक है, मार्च 1919 में गठन हुआ। ठीक है, सितंबर 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन, यानी एक कंबाइंड रूप में दो आंदोलन चलेगा। असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन के संबंध में एक प्रस्ताव रखा गया और कांग्रेस के सभी नेताओं से बातचीत की गई, उनको एक तरह से इस पर राजी करने का प्रयास किया गया। ठीक है, एक प्रस्ताव रखा गया असहयोग और खिलाफत आंदोलन चलाने का। ठीक है, और पूरा सितंबर से लेकर दिसंबर तक क्या है, गांधी जी द्वारा क्या है, यह कांग्रेस के सभी नेताओं को राजी करने का प्रयास किया गया और फाइनली, ठीक है, फाइनली क्या है, दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन का जो प्रस्ताव था उसको पारित कर दिया गया, अर्थात आंदोलन अब शुरू होगा, इस बात पर मोहर लग गई। और फिर जनवरी 1921 से आंदोलन प्रारंभ हो गया। ठीक है, आप लोग देखते जाइए, नोट करते जाइएगा। Next page. Double tap to act. अब बात आती है असहयोग ही क्यों। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज 1909 में कहा था कि भारत पर जो ब्रिटिश सत्ता स्थापित है वह भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित है। यानी ब्रिटिश सत्ता जो भारत पर स्थापित है वह भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित है। अगर सहयोग वापस ले लिया जाए तो साल भर के भीतर ही क्या है, ब्रिटिश शासन ढह जाएगा और स्वराज मिल जाएगा। ठीक है, गांधी जी का सुझाव था कि आंदोलन क्या है, चरणबद्ध तरीके से किया जाना चाहिए। सबसे पहले लोगों को सरकार द्वारा दी गई पदवी लौटाई जाए, यानी सबसे पहले चरण में क्या है, लोग अपनी पदवी लौटाएं जो ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई है। और उसके बाद सरकारी नौकरियों से, जैसे अदालतों से, स्कूलों से, जो भी नौकरी कर रहे हैं उनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। विद्यार्थियों को, जो मिशनरी स्कूल्स हैं, जो इंग्लिश स्कूल्स हैं, उनको उसका बहिष्कार करना चाहिए। ठीक है, और जो विदेशी वस्त्र हैं और वस्तु है उनका क्या है, बहिष्कार करना चाहिए, उनकी होली जलाई जानी चाहिए। तो इस तरह से बहुत सारे चीज़ें थीं। और दूसरी तरफ ये भी था कि जो राष्ट्रीय स्तर की जो विद्यालय उनकी स्थापना हो और स्वदेशी पर बल दिया जाए। ठीक है, इस तरह की बातें आंदोलन में शामिल की गई थीं। आंदोलन के लिए, यानी आंदोलन में लोगों को जोड़ा जा सके, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ा जा सके, देश के सर्वाधिक लोगों को जोड़ा जा सके, इसके लिए क्या है, 1920 में गर्मियों के दिनों में, अर्थात वही अप्रैल मई जून के आसपास में क्या है, गांधी जी, शौकत अली और मोहम्मद अली क्या है, देश भ्रमण इन्होंने किया, यानी घूम घूम से लोगों का क्या है, समर्थन जुटाने का प्रयास किया। शुरुआत में कांग्रेस एक तरह से उलझन में थी कि इस आंदोलन के संबंध में क्या डिसीजन लिया जाए, क्योंकि कांग्रेस चाहती थी कि जो नवंबर 1920 में होने वाला जो चुनाव है, यानी नवंबर 1920 में विधायी परिषद के लिए जो चुनाव होना है उसका बहिष्कार करे या ना करे। ठीक है, लेकिन फाइनली सितंबर में यह प्रस्ताव रखा गया और सितंबर से दिसंबर के बीच में गांधी जी ने क्या है, कांग्रेस के लगभग सारे नेताओं को एक तरह से अपनी बातों से मना लिया और दिसंबर में एक तरह से, सितंबर से दिसंबर तक कांग्रेस में खींचतान चलती रही कि इस आंदोलन में भाग लिया जाए या ना लिया जाए। ठीक है, लेकिन आखिरकार दिसंबर में नागपुर अधिवेशन में
कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में क्या है, एक तरह से समझौते के बाद इस प्रस्ताव पर स्वीकृति दे दी गई। ठीक है, यानी कांग्रेस की उलझन थी कि कांग्रेस के कई लोग चाहते थे कि विधायी परिषद का जो चुनाव होना है नवंबर में, उसमें पार्टिसिपेट करें और चुनाव में जाकर यानी सरकार में जाकर वहाँ से क्या है कुछ मांगों को रखा जाए देशवासियों के संबंध में भारत के लिए। लेकिन सितंबर से दिसंबर तक यह खींचतान, चूंकि नवंबर में चुनाव होना था सितंबर दिसंबर के बीच में ही, तो यह खींचतान चलती रही। लेकिन फाइनली गांधी जी ने सभी नेताओं को मना लिया अपनी बातों से, और गांधी जी ने कहा कि अगर आप सहयोग करेंगे, हम आंदोलन में भाग लेंगे और अंग्रेजों का असहयोग करेंगे तो 1 साल के भीतर आज़ादी मिल जाएगी। इस तरह से गांधी जी ने एक तरह से आश्वासन दिया। तब कांग्रेस के नेता और लोग क्या है इस बात पर राजी हुए और फाइनली दिसंबर के नागपुर अधिवेशन में इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी गई और आंदोलन शुरू हो गया। ठीक है, अब हम देखेंगे आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं क्या थी। ठीक है, जनवरी 1921 में क्या है असहयोग और खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की। इस आंदोलन में समाज के हर हिस्सों ने क्या है, हर वर्गों ने, हर समुदायों ने क्या है भाग लिया और हर वर्ग, हर समुदाय, हर हिस्से की आकांक्षाएं भी अलग अलग थीं। यानी जितने भी समुदाय का जो भी हिस्सा इस आंदोलन में भाग लिया था वह इस आंदोलन के संदर्भ में अपनी अपनी अलग अलग इच्छाओं को देख रहा था। यानी कि इस आंदोलन के माध्यम से हर समुदाय की जो अपनी अलग अलग समस्याएं, जैसे किसानों की, मजदूरों की, महिलाओं की, तालुकदारों की, जमींदारों की, व्यवसायी वर्गों की, तो यह इस आंदोलन को अपनी समस्याओं से, अपनी आकांक्षाओं से, अपनी ज़रूरतों से जोड़कर देख रहे थे। ठीक है, क्योंकि गांधी जी ने कहा था कि अगर आंदोलन में भाग लेंगे तो 1 साल के भीतर सभी की समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, यह ब्रिटिश सत्ता समाप्त हो जाएगी। यानी ब्रिटिश सत्ता समाप्त होने का मतलब है कि हर तबके, हर वर्गों की समस्या समाप्त हो जाएगी। तो सभी लोग अपने अपनी समस्याओं से जोड़कर देख रहे थे कि हम भाग लेंगे, तो व्यावसायिक वर्ग ये सोच रहे थे कि हम भाग लेंगे तो हमारे हितों जो है वो सधेंगे। किसान सोच रहे थे हमको लाभ होगा, मजदूर सोच रहे थे हमको भी फायदा होगा। तो हर तबका, हर समुदाय क्या उनकी अपनी अपनी आकांक्षाएं थीं और इस आकांक्षाओं को लेकर वह इस आंदोलन में भाग ले रहे थे। ठीक है, अब हम देखते हैं शहर में आंदोलन का क्या स्वरूप था। ठीक है, आंदोलन की शुरुआत शहरों से हुई, खासकर शहरों के मध्यम वर्ग के जो लोग थे, यानी कि जो शिक्षित लोग थे, जो जिसमें एजुकेटेड लोग आते हैं, टीचर्स हैं, वकील हैं, व्यवसायी हैं, ऐसे लोगों से क्या है एक तरह से आंदोलन की शुरुआत हुई। यानी शहर में सबसे पहले आंदोलन की शुरुआत हुई। हजारों विद्यार्थियों द्वारा स्कूल कॉलेज छोड़ दिए गए, हेडमास्टर, शिक्षकों ने इस्तीफे दे दिए, वकीलियों ने भी वकालत छोड़ दी और मद्रास के अलावा ज़्यादातर प्रांतों में होने वाले परिषदीय चुनाव का बहिष्कार कर दिया गया। अर्थात मद्रास को छोड़कर ज़्यादातर होने वाले प्रांतों में जो परिषदीय चुनाव थे उनका बहिष्कार कर दिया गया। ठीक है, अब मद्रास में क्या था, मद्रास में गैर ब्राह्मणों द्वारा, जो गैर ब्राह्मण थे, जो ब्राह्मण नहीं थे, उन्होंने ऐसे लोगों द्वारा एक पार्टी बनाई गई थी जिसको जस्टिस पार्टी कहा जाता है, जस्टिस पार्टी। और ये मानते थे कि काउंसिल में प्रवेश से ही क्या है उन्हें वे अधिकार मिल सकते हैं जो ब्राह्मणों को प्राप्त हैं। अर्थात जो भारत में भी जो जातीय असमानताएं थी, ब्राह्मण जो थे वो अपने निम्न जातियों पर जो अत्याचार करते थे, वो क्या है वो ये मानते थे जस्टिस पार्टी के लोग, यानी इसमें ऐसे दलित लोग शामिल थे इस पार्टी में। तो ये मानते थे कि इनकी समस्या ब्राह्मणों से थी, इनकी समस्या अंग्रेजों से नहीं थी, ये ज़्यादा परेशान ब्राह्मणों से होते थे, उच्च वर्गों से होते थे। तो ये मानते थे कि काउंसिल में जब तक प्रवेश नहीं मिलेगी, अर्थात राजनीतिक रूप से जब हम सशक्त नहीं होंगे तब तक हमें क्या है ब्राह्मणों के जैसे समान के अधिकार नहीं मिल पाएंगे। तो इसलिए मद्रास में क्या जस्टिस पार्टी ने क्या है काउंसिल का बहिष्कार नहीं किया और उसने भाग लिया। ठीक है, अतः इस पार्टी ने चुनाव का बहिष्कार नहीं किया। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है कि मद्रास में जस्टिस पार्टी ने परिषदीय चुनाव का बहिष्कार असहयोग आंदोलन के दौरान नहीं किया, क्यों? ठीक है, तो आप लिखोगे
आर्थिक मोर्चे पर विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया, शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई। पिकेटिंग का मतलब आप समझते ही हैं कि जो भी शराब की दुकानें या फैक्ट्री है उसके दरवाजे पर लोग बैठ जाते थे और जो अधिकारी हैं उनको अंदर या बाहर निकलने से रोकते थे। ठीक है, तो शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई, इसमें महिलाएं बढ़ चढ़कर, ठीक है, बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। तो इस तरह की गतिविधियां हुई। ठीक है, बोला जाता है कि 1919 से 1922 के बीच में क्या है, जो विदेशी कपड़ों का जो आयात था वह घटकर आधा हो गया था, यानी 102 करोड़ से 57 करोड़ रह गया था। व्यापारियों ने विदेशी सामानों का व्यापार करने से मना कर दिया। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हो शहरों में आंदोलन हुए, इस तरह की गतिविधियां की गई। और हम देखेंगे शहरों में आंदोलन की सीमाएं क्या क्या थी। आखिरकार फिर भाई कुछ आलोचना भी तो होगी, क्योंकि आंदोलन असफल हुआ, उस तरह से सफल नहीं हो पाया। 1 साल बाद आंदोलन को वापस लेना पड़ा 1922 में। तो सीमाएं क्या थी, ठीक है, शहर में। इस आंदोलन से भारतीय मिलों और हथकरघों का उत्पादन तो बढ़ा, लेकिन खादी का कपड़ा प्रायः मिलों में बनने वाले कपड़ों से महंगा होता था। ठीक है, तो महंगा होने से बहुत ज़्यादा लंबे समय तक क्या है, भारतीय चूंकि गरीब थे तो वो खादी के कपड़ों को अफोर्ड नहीं कर सकते थे, खरीद नहीं सकते थे। ठीक है, और क्या हुआ, ब्रिटिश संस्थानों के बहिष्कार से भी समस्याएं उत्पन्न हुई, यानी कि विद्यालय अदालतों का जो बहिष्कार किया गया उससे भी समस्याएं उत्पन्न हुई। ठीक है, चूंकि वैकल्पिक भारतीय संस्थानों की स्थापना की जो प्रक्रिया थी वो या तो काफ़ी कमी थी, काफ़ी धीमी थी, या तो गति बहुत कम थी। यानी कि जो भारतीय संस्थान या विद्यालय या जो भी नौकरी से संबंधित जो भी संस्थान थे वो नहीं थे उस मात्रा में, और उसकी निर्माण की प्रक्रिया भी, गति भी क्या है, बहुत कम थी। तो इससे क्या है, एक तरह से बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो गई और विद्यार्थियों के सामने एक फ्यूचर की, एक भविष्य की समस्या उत्पन्न हो गई। तो फाइनली क्या है, वापस वकील अदालत जाने लगे, टीचर्स, हेडमास्टर वापस उन्होंने स्कूल ज्वाइन कर लिया, विद्यार्थियों ने भी क्या है एक तरह से लौटने लगे। ठीक है, वकीलों ने भी वकालत शुरू कर दी। ठीक है, तो इस तरह से मतलब ये सीमाएं थी शहरों में। और हम ग्रामीण इलाकों में अब देखें विद्रोह का क्या स्वरूप था। ठीक है, ग्रामीण इलाकों में देखा जाए तो युद्ध के बाद, जैसे हम देख रहे हैं जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो उसके बाद बहुत सारे आंदोलन शुरू हुए थे, क्योंकि इस विश्व युद्ध में क्या है, किसानों को बहुत ज़्यादा क्षति हुई थी, क्योंकि पूरे खेती समाप्त हो चुकी थी, खराब हो चुकी थी, अकाल हो चुका था, महामारी जैसी समस्या थी। और जब आप जानते हो जब भी खेती खराब होती है, महामारी पड़ती, तो सबसे इसका बुरा असर क्या है, गाँवों में पड़ता है। ठीक है, तो विश्व युद्ध के दौरान से ही क्या है, एक तरह से किसानों का क्या है, आंदोलन ग्रामीण इलाकों में चल रहा था। तो जब 1921 में जब ये आंदोलन शुरू हुआ, असहयोग आंदोलन, तो ग्रामीण इलाकों में जो किसानों द्वारा आंदोलन चल रहा था पहले से ही, वह क्या है, असहयोग आंदोलन से आकर जुड़ गया। ठीक है, ठीक है, अब जैसे एक एग्जाम्पल दे रहा, अवध में बाबा रामचंद्र के नाम के एक चंद्र किसानों का नेतृत्व कर रहे थे। बाबा रामचंद्र क्या थे, फिजी में गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम कर चुके थे। ठीक है, एक अनुबंध के तहत फिजी, गयाना, वेस्ट इंडीज, इन स्थानों पर ले जाया जाता था मजदूरों को चाय व कॉफ़ी के बगानों में काम करने के लिए। ठीक है, एक एग्रीमेंट के तहत, ये एग्रीमेंट 5 साल का, 10 साल का ऐसे होता था। ठीक है,
मजदूरी के लिए चाय और कॉफ़ी के बगानों में मजदूरों को ले जाया जाता था। तो इसी अनुबंध को क्या है या गिरमिट कहा जाता था, और ऐसे मजदूरों को गिरमिटिया मजदूर कहा जाता था। अंग्रेजी में इन्हें इंडेंजर्ड लेबर कहा जाता था। ठीक है, और बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में जो आंदोलन चल रहा था किसानों का, वह आंदोलन मुख्य रूप से तालुकदारों जमींदारों के खिलाफ था, जो उनसे बहुत बड़ी मात्रा में कर वसूल करते थे किसानों से। ठीक है, तालुकदार जो जमींदार थे उनके खिलाफ ये आंदोलन था। ठीक है, जो लगान वसूल करते थे, बेगारी कराते थे, पट्टों का जो राशि थी वो निश्चित नहीं थी, पट्टे की जो राशि निश्चित नहीं थी, बढ़ा दी जाती थी, जिससे किसानों को क्या है एक तरह से, ठीक है, ताकि किसानों का क्या है जमीन पर अधिकार ना हो सके। ठीक है, ये सब विरोध के कारण थे। यानी कि जो बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में जो आंदोलन अवध में या ग्रामीण में चल रहा था, ग्रामीण इलाकों में किसानों द्वारा, वो मुख्य रूप से जमींदारों और तालुकदारों के खिलाफ था। क्योंकि जमींदार या तालुकदार क्या है, अंग्रेजों के ही एक तरह से नुमाइंदे थे। ये किसानों से कर वसूलते थे, तो बड़ी मात्रा में लगान और कर ये वसूलते थे, जिसके खिलाफ ये आंदोलन था। बेगारी करवाते थे और पट्टे की राशि ये क्या निश्चित नहीं रखते थे, बढ़ाते घटाते रहते थे। इन सब के खिलाफ क्या है ये आंदोलन था। किसानों की मांग थी कि लगान की जो राशि है उसको कम किया जाए, बेगार को खत्म किया जाए, जमींदारों का सामाजिक बहिष्कार किया जाए। ठीक है, कई पंचायतों में जमींदारों को असुविधा हो इसके लिए क्या नाई धोबी बंद का आयोजन किया गया था। क्योंकि जो जमींदार और तालुकदार थे वो नाई धोबी से अपना कपड़ा या बाल ओल बनवाते थे, तो नाई धोबी बंद करवा दिया गया ताकि इन जमींदारों को असुविधा हो। तो इस तरह के आंदोलन भी चलाए गए। ठीक है, किया गया। ठीक है, जून 1920 में, अभी असहयोग आंदोलन से पहले की बात हो रही है, जून 1920 में नेहरू ने क्या है, नेहरू जी ने क्या है अवध का दौरा किया और किसानों की समस्याओं को सुना। अक्टूबर तक क्या है, अक्टूबर 1920 तक क्या है, अवध किसान सभा का गठन कर दिया गया और महीने भर के अंदर क्या 300 से अधिक शाखाएं बन गई। और जो 1921 में असहयोग आंदोलन जब शुरू हुआ, तब क्या है यह अवध का आंदोलन क्या है को इस असहयोग आंदोलन में शामिल करने का प्रयास किया गया। क्योंकि और जो 1921 से पहले जो किसानों का आंदोलन चल रहा था वो जमींदारों और तालुकदारों के खिलाफ था। उनकी मांग क्या थी, लगान को कम करना, बेकारी ख़त्म की जाए और पट्टे की राशि जो है वो निश्चित की जाए। ठीक है, सामाजिक रूप से तालुकदारों जमींदारों का बहिष्कार किया जाए, इसके लिए धोबी बंद। तो ये सब आंदोलन किसानों द्वारा 1920-1919 के आसपास किए जा रहे थे। ठीक है, तो जब 1921 में आंदोलन, जब ये असहयोग आंदोलन शुरू किया गया, तो नेहरू जी द्वारा क्या है अवध में जब नेहरू जी गए और वहाँ क्या है अवध किसान सभा का गठन किया गया 1920 में अक्टूबर में, और नवंबर तक क्या है 300 से अधिक शाखाएं बन गई। और 1921 में जब एक महीने बाद, दिसंबर के बाद, जब 1921 में अगले साल जब आंदोलन शुरू हुआ असहयोग आंदोलन, तो इस आंदोलन से क्या है अवध में जो आंदोलन चल रहा था उसको जोड़ने का प्रयास किया गया, ताकि आंदोलन क्या है गाँव तक फैल सके। ठीक है, अब हम देखेंगे सीमाएं क्या थीं ग्रामीण इलाकों में, आंदोलन की क्या क्या सीमाएं थीं। Next page. Double tap to act. ठीक है, तो मुख्य रूप से देखें तो तालुकदारों व जमींदारों के मकानों पर हमले किए गए, बाजारों व मार्केटों में लूटपाट की जाने लगी।
और कई गोदामों पर कब्जा कर लिया गया और ऐसा ह्यूमर फैलाया गया, ऐसी अफवाह फैलाई गई कि क्या है कि महात्मा गांधी ने कहा है महात्मा गांधी जी ने ऐसा आह्वान किया गया है कि इस आंदोलन में अगर आप भाग लेंगे तो क्या है लगान नहीं भरना पड़ेगा और पूरी ज़मीन क्या है किसानों में बांट दी जाएगी। ऐसा एक तरह से ह्यूमर फैल गया और इस आधार पर क्या है किसानों ने क्या है इन कार्रवाइयों को क्या है कार्रवाई को क्या है सही ठहराया, यानी कि हमले करने इस तरह की चीज़ों को क्या है किसानों ने और आदिवासियों ने क्या है सही ठहराया। ठीक है, और यह क्या कहकर कि महात्मा गांधी का यह आह्वान है कि आप आंदोलन में भाग लेंगे तो आपको सारी ज़मीन क्या है किसानों में बांट दी जाएगी, ज़मींदारों से लेकर, और लगान नहीं देना पड़ेगा कभी। ठीक है, तो इस आधार पर क्या है एक तरह से यह आंदोलन इस तरह से हिंसक होने लगा। ठीक है, और आदिवासी किसानों ने तो गांधी जी के विचारों और आंदोलनों का तो एक अलग ही मतलब निकाला, स्वराज का आंदोलन का एक अलग ही मतलब निकाला। अब हम देखते हैं क्या था। गुडेम पहाड़ियों में 1920 के शुरुआत में, गुडेम पहाड़ी है 1900 आंध्र प्रदेश के आसपास का जगह है ये, एक उग्र गुरिल्ला आंदोलन क्या है फैल गया था। ठीक है, गुडेम पहाड़ियों में। कांग्रेस इस हिंसक गतिविधि को स्वीकार नहीं करना चाहती थी। ठीक है, और आखिर ये आंदोलन हुआ क्यों? क्योंकि यहाँ जो वन थे वहाँ हम सब जानते हैं अंग्रेज़ों ने क्या है यहाँ प्रवेश से पाबंदी लगा दी थी कि यहाँ के आदिवासी लोग क्या है जंगल में प्रवेश नहीं कर सकते। इससे पहाड़ी लोग नाराज़ थे और उनको यह लग रहा था कि उनके पारंपरिक अधिकारों को छीना जा रहा है और उन्हें अपने अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। और उसी समय सड़कों के निर्माण के लिए, ताकि अंग्रेज़ों ने वहाँ सड़क बनाना के लिए एक अभियान चलाया कि वहाँ तक पहुँच बनाने के, सड़क बनाने का एक तरह से कार्यक्रम शुरू हुआ और यहाँ के आदिवासियों क्या है बेगारी कराकर क्या है सड़कों के निर्माण में काम कराया गया और बिना वेतन के बेगारी के रूप में। तो जिससे क्या है ये लोग भड़क गए। तो लोगों ने बगावत शुरू कर दी। नेतृत्वकर्ता अल्लूरी सीताराम राजू थे। उनका मानना था कि उनके पास विशेष शक्तियां हैं, वह लोगों को स्वस्थ कर सकते हैं, खगोलीय अनुमान लगा सकते हैं, उन पर गोलियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। राजू भी असहयोग आंदोलन और गांधी जी से काफ़ी प्रेरित थे। अल्लूरी सीताराम राजू भी खादी पहनने और शराब पर निषेध के एक तरह से वकालत करते थे कि खादी पहनना चाहिए और शराब पर निषेध लगना चाहिए, इसके समर्थक थे। लेकिन राम राजू ने यह दावा किया कि भारत हिंसा के बल पर ही क्या है कि हिंसा के बल पर ही आज़ाद हो सकता है। ठीक है, गुडेम विद्रोहियों ने कई स्थानों पर क्या है एक तरह से हमले किए, पुलिस अधिकारियों को मारने का प्रयास किया और गुरिल्ला युद्ध चलाते रहे। 1924 में राजू को फांसी दे दी गई। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि आदिवासी इलाकों में भी किस तरह से एक तरह से गांधी जी का नाम लेकर क्या है जो आंदोलन था वो हिंसक रूप ले लिया था। ठीक है, सीताराम राजू, अल्लूरी सीताराम राजू क्या है इस गुडेम पहाड़ियों में जो आंदोलन चल रहा था उसका नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। बगानों में स्वराज का क्या स्वरूप था? गांधी जी के विचारों और स्वराज के बारे में मजदूरों का अपना ही एक अलग मानना था। मजदूरों का मानना यह था कि आज़ादी का मतलब वे उन चार दीवारियों से बाहर आ जा सकेंगे जिसमें वह कैद रहते हैं। ठीक है, दीवारियों से बाहर आ सकेंगे
जिनमें वे बंद रहते थे। गांवों से वे संपर्क कर सकेंगे, परिवार में आ जा सकेंगे। अठारह सौ उनसठ में एक अंग्रेजों ने एक एक्ट पारित किया था 1959 में, इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट। ठीक है, 1859 में इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत बागानों में काम करने वाले मजदूरों को बिना इजाज़त बागानों से बाहर जाने की मनाही थी। तो मजदूर क्या मानते थे कि अगर असहयोग आंदोलन में हम हिस्सा लेंगे और हमें स्वराज, और वो स्वराज या आज़ादी का मतलब ये लगा रहे थे कि वह उन बागानों से मुक्त हो सकेंगे, वह स्वतंत्र रूप से आ जा सकेंगे। तो अर्थात जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो वे क्या है, वे अपने अधिकारियों, जब आंदोलन शुरू हुआ और वो जब उन्होंने सुना कि असहयोग आंदोलन चल रहा है, गांधी जी आ रहे हैं, तो यह सब सुनकर क्या है, वह अपने अधिकारियों की आदेशों का क्या है, अवहेलना करने लगे। उनके अनुसार गांधी राज आ रहा है। ठीक है, तो वह ये सब सोचकर क्या है, निकल पड़े बागानों से, बागानों को छोड़ छाड़ के एक तरह से घर की ओर चल दिए। आप सब जानते हो कि यातायात के साधन सब ठप हो चुके थे, स्टीमर वगैरह सब चीज़ें बंद हो चुकी थी, तो वे रास्ते में ही फंस गए। ठीक है, जा नहीं पाए और पुलिस द्वारा पकड़ लिए गए और उनको फिर बाद में काफ़ी मारा पीटा गया। ठीक है, फिर भी अगर हम निष्कर्ष रूप में देखें तो यह निकल कर आता है, आदिवासी जब गांधी जी का नाम लेकर असहयोग आंदोलन से जब खुद को जोड़ते थे तो वे एक तरह से क्या राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ जाते थे। जब स्वतंत्र भारत की हुंकार भर रहे थे गांधी जी का नाम लेकर, तो वे क्या है, असहयोग आंदोलन से एक तरह से अपने आप को जोड़ दे रहे थे। ठीक है, जब ये अपने आंदोलन को, जब ये अपनी व्यक्तिगत आंदोलन को, अपनी मांगों से संबंधित आंदोलन को जब ये कांग्रेस के साथ जोड़ कर देखते थे, कांग्रेस द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन से जोड़ कर देखते थे, तो यह एक ऐसे आंदोलन का अंग बन जाते थे जो सिर्फ उनके इलाके तक ही सीमित नहीं था। ठीक है, बल्कि राष्ट्र व्यापी था। ठीक है, 1922 में चौरी चौरा में एक कांड घटा, प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच एक झड़प हुई जिसमें क्या है, कई पुलिस वालों को क्या है, जिंदा जला दिया गया था। गांधी जी ने क्या है, इस आंदोलन को वापस ले लिया। ठीक है, माना जाता है कि 12 जनवरी के आसपास या ये ठीक है, 12 जुलाई के आसपास का समय है, पर 12 जनवरी या जुलाई, हालांकि 1922, आप ध्यान रखिए, 1922 में चौरी चौरा नामक स्थान पर आंदोलनकारी और पुलिस के बीच झड़प हुई और जिसमें क्या है, कई पुलिस वालों को क्या है, एक तरह से जिंदा जला दिया गया था। तो इस आंदोलन से विकसित होकर क्या है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। ठीक है, तो आज की कक्षा में इतना ही। अब हम आगे जब अगली कक्षा में आएंगे तो आगे बात करेंगे, फिर आगे जो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जब होगी तो फिर उस दिशा में हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग नोट डाउन करते रहिए।